तो बच्चों अब हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे, लेकिन 7वां अध्याय पढ़ने से पहले मैं उसके आपको पात्र बता देती हूँ कौन कौन से हैं। सरिता है, अमित है, अमित की माता जी हैं, धनीमल है, धनीमल का ड्राइवर है, मधु है, मायाराम और मीनू है। तो अब हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। आखिर सरिता को देखने का दिन आ ही गया। अमित के घर में विशेष चहल पहल थी। अमित की माताजी में विशेष उत्साह नजर आ रहा था। माताजी के कहने में आकर उसके पिता भी इस रिश्ते में रुचि लेने लगे थे। अमित की बहन मधु भी अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए उत्सुक थी। घर में सभी उत्साहित नजर आ रहे थे। सिर्फ अमित ही ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उसको तो मीनू फर्स्ट एक बार में ही उसको पसंद आ गई थी मीनू, तो उसके दिमाग में अभी सिर्फ मीनू का ही ख्याल था। इस वजह से उसका चेहरा जो था उदास था। इस कल्पना मात्र से ही वह उदास था कि उसके माता पिता उसे एक धनी घर की लड़की के हाथों बेचना चाहते थे। घर के सभी सदस्य नए नए वस्त्र पहनकर तैयार हो चुके थे कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज हुई। धनीमल जी का ड्राइवर उन सबको लिवाने के लिए कार लेकर आया था। अब धनीमल जी ने गाड़ी भेजी थी उनको लिवाने के लिए, तो ड्राइवर भेजा उन्होंने धनीमल जी ने किनको? अमित के परिवार वालों को लिवाने के लिए, यानी कि लेकर आने के लिए। यहाँ पर लिवाने का मतलब हुआ लेकर आने के लिए। मायाराम जी, उनकी पत्नी अमित व उसकी बहन मधु सभी उसी कार में बैठकर चल दिए। धनीमल जी की कोठी के बाहर कार रुकी। ड्राइवर ने उतरकर कार का दरवाजा खोला। यह सब देखकर मायाराम जी को लगा कि इस समय वे एक बड़े अफसर से कम नहीं है। अब जब मायाराम जी उनके घर गए, धनीमल जी के घर, तो वहां उनका अतिथि सत्कार इस तरह से हुआ कि उनको ऐसा आभास हुआ उनको कि वो किसी अफसर से कम नहीं है। मतलब उस दिन उनको बहुत स्पेशल ट्रीट किया गया, तो उनको ऐसी फीलिंग आई, ऐसा लगा कि मानो वो किसी अफसर से कम नहीं है। कोठी का दरवाजा खुलते ही जैसे ही उन सब ने अंदर प्रवेश किया, उन्हें लगा मानो स्वर्ग में आ गए हों। कोठी के बाहर लॉन में घास मखमल के समान बिछी थी। लॉन में बेंत की सुंदर रंग बिरंगी कुर्सियां लगी पड़ी थीं। रंग बिरंगे फूलों के गमले कोठी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। तभी उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला। धनीमल जी बाहर आए। उन सबका विशेष स्वागत किया गया। घर के सभी नौकर खाकी वर्दी में थे। अनेक प्रकार के मिष्ठान, फल व मेवा उनके सामने रखे गए, परंतु सभी को उत्सुकता थी सरिता को देखने की। तभी मायाराम जी ने सरिता को बुलाने के लिए कहा। सरिता को कमरे में बुलाया गया। उसके साथ उसकी चाची भी थी। सरिता के चेहरे को देखते ही अमित के पैर तले से धरती खिसक गई। कितनी प्रशंसा की जा रही थी सरिता की। नाक नक्श में सिर्फ उसकी आंखें ही बड़ी थी। रंग तो मीनू के सामने कहीं ज्यादा गिरा हुआ था। सरिता को अमित की माँ के पास वाली कुर्सी पर बैठाया गया। माँ सरिता से घुल मिलकर बातें करने लगी। उन्हें उसके उस रूप में ही सुंदरता नजर आ रही थी। अमित व उसकी बहन मधु
चुपचाप बैठे रहे। माँ को हंसते देखकर उसके दिल में तूफान उठ रहा था। क्या रूप नजर आ रहा है माँ को इसमें। क्या सरिता मीनू से ज्यादा सुंदर लगी माँ को? हाँ, या उसके पैसे के कारण सुंदरता बढ़ गई है? ऐसे अनेक प्रश्न अमित के दिमाग में घूमने लगे। धनीमल जी व मायाराम जी ने आपस में कुछ बातें की और सब वहां से उठकर चल दिए। अमित व सरिता को एकांत में बातें करने का अवसर दिया गया। अमित ने सरिता से कुछ प्रश्न किए। अमित ने पूछा, आपकी किस चीज में रुचि है? सरिता ने तपाक से जवाब दिया, जी मुझे पेंटिंग व कार ड्राइविंग में विशेष रुचि है। तो यहाँ पर तपाक का अर्थ हुआ कि एकदम से, मतलब आपका प्रश्न पूरा भी ना हो और एकदम से कोई आपको उत्तर दे दे, तो तपाक का अर्थ यहाँ पर ये हुआ। इसके अलावा आप घर के काम को तो कर ही लेती होंगी? अमित ने पूछा। मुझे घर के काम नहीं आते हैं। घर में 4 नौकर हैं। काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे मुझे घर के काम में विशेष रुचि नहीं है। सरिता ने निसंकोच जवाब दिया। निसंकोच यानी कि उसने कुछ नहीं सोचा, एकदम तुरंत जवाब दे दिया, मन में कुछ भी नहीं सोचा, बिना हिचक के, बिना किसी डर भावना के उसने अमित को जवाब दे दिया। शादी के बाद यदि काम करना पड़ा तो आप किस प्रकार करेंगी? सरिता तपाक से बोली, पिताजी शादी के बाद मेरे साथ एक नौकर भेज देंगे, वहीं काम करेगा। उसका यह जवाब सुन अमित भौचक्का रह गया। भौचक्का का यहाँ पर अर्थ हुआ कि आश्चर्य हो गया उसको एकदम कि अब वो मतलब क्या जवाब दे उस बात का उसको, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी मौसी वाली भी बात थी कि जो मौसी जी की उसकी मौसी थी, तो वो भी एक बड़े घर की बेटी लेके आई थी, तो सेम वही कंडीशन और सेम वही स्थिति जो है वही सरिता की दिखाई दी। किसको? अमित को। तो वो एकदम भौचक्का सा रह गया। कुछ समय बाद उसने फिर प्रश्न किया, तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सरिता ने उत्तर दिया, मैंने 2nd डिवीजन से BA पास किया है। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि सभी लोगों ने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम चला। धनीमल जी विशेष आग्रह के साथ सबको खिला पिला रहे थे। अमित का दिल अंदर से कुछ भी खाने के लिए नहीं कर रहा था, परंतु उन सबके विशेष आग्रह पर उसे खाना पड़ा। यहाँ पर आग्रह का मतलब हुआ कहने पर। सरिता के पिताजी व अमित के पिताजी में बहुत समय तक बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने घर के लिए प्रस्थान किया। घर पर पहुंचते ही सबने सरिता के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले माँ बोल पड़ी, क्या बुराई है सरिता में? अब क्या वो वहां से सरिता के घर से होकर आ गए हैं अमित की परिवार वाले, तो अब वो अपने घर आए हैं, तो जब कि हम किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं फिर वापस घर आते हैं तो काफी सारी बातचीत होती है। तो वही बातचीत हो रही है अब अमित के परिवार वालों के बीच में। मुझे तो अच्छी लगी देखने में, रंग ही तो जरा गिरा हुआ है। क्या बात है, शादी के बाद तो निखार आता ही है रंग रूप में।
पिताजी के मुंह से धनीमल जी के द्वारा दिए जाने वाले 5 लाख रुपए बोल रहे थे। देखो जी, लड़की तो देखने में अच्छी है, क्या बुराई है उसमें, जहां तक रंग की बात है। इस दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, गोरा या काला। शादी तो सभी की होती है। पर पिताजी, यह तो कोई जरूरी नहीं है कि काली भाभी ही हमारे घर आए। अमित की बहन मधु ने कहा। तू चुप रह, तू क्या जानती है इस बारे में। पिताजी ने उसे यह कहकर चुप कर दिया। अमित, सरिता के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? पिताजी ने अमित से पूछा। अमित तो काफी उदास सा नजर आ रहा था। उदासी भरे स्वर में बोला, पिताजी, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आपने मेरी शादी धनीमल जी की बेटी से करने की ठान ही ली है, तो कर लीजिए। जहां तक मेरी पसंद की बात है, मुझे तो सरिता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटे के ये शब्द सुनकर मायाराम जी को लगा कि बेटे के साथ जबरदस्ती की जा रही है। एक बार पिता के नाते उनके हृदय में यह भाव उठा कि बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अब जब अमित ने इस तरह की बात बोली कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन्हें अमित के पिताजी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अमित के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है। तो उनको ये लगा कि हमारे बेटे की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अभी इसी भाव में डूबे थे कि दूसरी ओर से उनकी पत्नी ने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। हमारे समय में कौन सा लड़के लड़कियों को दिखाया जाता था? सबकी शादी ऐसे ही हो जाती थी। आजकल लड़कों को लड़कियां क्या दिखाने लगे हैं कि बस हजारों कमियां निकालते हैं लड़कियों में। 1 मिनट का मौन रखने के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। क्या जमाना आ गया है। आजकल के लड़कों लड़कियों को कि पूछो मत, बहुत दिमाग खराब हो गए हैं। ये सभी व्यंग अमित चुपचाप सुनता रहा। यहाँ पर व्यंग से तात्पर्य है कि एक लड़की के बारे में, मतलब सरिता के बारे में उसकी माता इतने सारे बात, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए अमित को किस किस तरह से बातें की जा रही थी। तो यहाँ पर अमित की माता क्या कर रही थी? एक व्यंग कर रही थी अमित के लिए। पढ़ा लिखा नवयुवक होने पर भी उसमें इतना साहस नहीं था कि माँ की बात का विरोध कर सकता। माँ के व्यंग उसके हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे। अब माँ ने जो इतनी सारी बातें बोली तो उसको बहुत बुरा लग रहा था, परंतु वह इतना साहस ना बटोर पाया कि माँ को कुछ कह सकता है। यहाँ पर बटोर का अर्थ है कि इतना साहस जुटा नहीं पाया, इतना साहस जोड़ नहीं पाया वो कि अपनी माँ को कोई बात कह सके। चुपचाप छोटा सा मुंह लेकर वह अपने कमरे में चला गया। तो यहाँ पर हमारा 7वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब मैं आपको 8वां अध्याय बताऊंगी।